वेस्ट बंगाल एक बार फिर इलेक्शंस में है, जहां पर मेनली दो पार्टीज के बीच कॉन्टेस्ट है, लेकिन वहां के इलेक्शंस में टीएमसी के 15 साल की काम की कोई चर्चा नहीं। यह एडिटोरियल हमें बताता है कि कैसे 15 साल में पावर के होने के बावजूद टीएमसी ने अकाउंटेबिलिटी के मुद्दे को डिच कर दिया। तो सवाल यह है कि काम की चर्चा नहीं तो किस चीज की चर्चा है। तो वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, जो कि दो फेजेस में होंगे, अप्रैल 23 और अप्रैल 29 को। कॉन्टेस्ट मेनली दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच है, जो टीएमसी और बीजेपी है। लेफ्ट और कांग्रेस भी है वहां पे, लेकिन दोनों मार्जिन पे है, मतलब लेस इंपॉर्टेंट है, साइड लाइन है। हालांकि लेफ्ट अभी भी इतना पावर रखती है कि जहां पे टीएमसी और बीजेपी के बीच एक टाइट कॉन्टेस्ट हो रहा हो, मतलब बहुत कम अंतर हो, वहां पे रिजल्ट को लेफ्ट इन्फ्लुएंस कर सकती है। जो भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा है, बीजीपीएम, ये टीएमसी के अलाय की तरह लड़ रही है दार्जिलिंग की 3 सीटों में। टीएमसी के साथ अलायंस में है और 3 सीटों में दार्जिलिंग में लड़ रही है। तो रीजनल डायनामिक भी ये इन्फ्लुएंस कर सकती है। मोस्टली नॉर्थ बंगाल में, दार्जिलिंग के एरिया में, सिलीगुड़ी के एरिया में बीजेपी को बहुत स्ट्रांग माना जाता है। तो वहां पे टीएमसी और बीजीपीएम ने अलायंस बनाया है। टीएमसी 15 साल से पावर में है, तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी भी काफी स्ट्रांग है। उसको रिप्लेस करने के लिए टीएमसी ने अपने 74 सिटिंग एमएलए को हटा दिया और फ्रेश फेसेस को इंट्रोड्यूस किया, ताकि एक रिन्यूड अपील लोगों को दी जा सके। इससे क्या हुआ, उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को डिफ्लेक्ट किया, मतलब उसका असर रिड्यूस किया। डिफ्लेक्ट मतलब रिड्यूस इंपैक्ट। तो 2021 के इलेक्शन में चलते हैं। तो 2021 में टीएमसी और बीजेपी के बीच फिर से बहुत स्ट्रांग फाइट हुई थी, जिसमें टीएमसी ने 215 सीटें जीती थी 48.02% वोट शेयर के साथ, और बीजेपी ने 77 सीट जीती थी 38% वोट शेयर के साथ। हालांकि बीजेपी की सीटें कम थी टीएमसी से, आधी से भी कम थी, लेकिन वोट शेयर में बीजेपी बहुत स्ट्रांग थी। बस सीट नहीं आ पाई, लोगों ने वोट बीजेपी को भी बहुत अच्छे से किया था। तो ये वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में एक शिफ्ट डिफाइन करती है, जहां बीजेपी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। इससे पहले क्या था, 2016 में बीजेपी खाली 10% वोट पाई थी और 77 सीट्स की जगह खाली 3 सीट पाई थी। तो इसका मतलब उनकी ग्रोथ काफी सिग्निफिकेंट थी, 10% से 38%, करीब करीब 40% वोट शेयर, और 3 सीट से 77 सीट्स। ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर, जो कि उनकी ट्रेडिशनल सीट है, वहीं से वो हमेशा लड़ती है, वहां से लड़ रही हैं, और इस बार उनके अपोजिट है शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी बंगाल के बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन है असेंबली में भी। तो एक बहुत हाई स्टेक बैटल है, जहां दो बहुत प्रोमिनेंट लीडर ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी, टॉप 2 लीडर्स बेसिकली बंगाल के, एक दूसरे के आमने सामने एक ही सीट से लड़ रहे हैं। 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था। नंदीग्राम शुवेंदु अधिकारी की ट्रेडिशनल सीट है। शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ही हमेशा चुनाव लड़ते हैं, तो उनको चैलेंज करने के लिए ममता बनर्जी ने भी नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, जो कि वो हार गई थी। हालांकि उनकी पार्टी टीएमसी जीत गई थी ओवरऑल, बस ये एक इंडिविजुअल लॉस था। अब ये इलेक्टोरल रोल के शो में बता रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल में एक शार्प डिक्लाइन देखा गया है वोटर्स में। करीब करीब जहां पे बंगाल में पहले 7 करोड़ 62 लाख वोटर थे, वहां पे अब खाली 7 करोड़ वोटर है। 62 लाख नेम हटा दिए गए एसआईआर के चलते, जो कि फेयरनेस या ट्रांसपेरेंसी पे कंसर्न भी दिखाता है। अक्सर वहां पे ऐसे एलिगेशन लगते हैं कि बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से बंगाल आए हैं, जिनको वहां की गवर्नमेंट ने आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी दिया, जो कि इंडिया के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी करते हैं। एसआईआर के तहत उनको हटाने की एक प्रोसेस हुई। तो लेकिन अब ये कितना फेयर तरीके से हुआ या नहीं हुआ, ये कहा नहीं जा सकता। और 62 लाख नेम हटाए तो हटाए, साथ में 60 लाख नेम अभी भी एडजुडिकेशन में, यानी इनके ऊपर ऑनगोइंग केस चल रहा है। ये अभी भी जज करे जा रहे हैं कि ये सही है कि नहीं, जबकि कैंपेन शुरू हो गया है, डेट अनाउंस हो गई है, पर अभी 60 लाख लोगों के नाम नहीं अनाउंस है। तो एक अनप्रेसिडेंटेड अनसर्टेनिटी है, मतलब ऐसा पहले, इतनी अनसर्टेनिटी पहले कभी देखी नहीं गई। बल्कि पहले जब ममता बनर्जी अपोजिशन में थी 2004 के अराउंड, तो उन्होंने ये कहा था कि बंगाल में 1 करोड़ बांग्लादेशी लोग आ गए हैं। तो इसके लेके उन्होंने काफी एग्रेसिव होके अपनी बात भी रखी थी। लेकिन अब चीजें कुछ बदल गई हैं और 60 या 62 लाख नेम हटना बहुत अनरियल लग रहा है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एसआईआर की जो कंट्रोवर्सी है, ये बेसिकली कैंपेन का मेन हिस्सा बन गई है।
इसने कैंपेन को मार्ट कर दिया। मार्ट मतलब नेगेटिवली अफेक्टेड, क्योंकि टीएमसी 15 साल से गवर्नमेंट में है, 3 टर्म से वो बंगाल को लीड कर रहे हैं, तो उनके काफी कुछ है जिसके लिए वो अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। लेकिन अब हम गवर्नमेंट ने 15 साल में कैसा काम किया इसके ऊपर नहीं डिस्कस कर रहा है। अब हमारा पूरा इलेक्शन जो है वो एसआईआर की कंट्रोवर्सी के अराउंड घूम रहा है। तो इसको लेके जो भी डिबेट थी एसआईआर ने उसे ओवरशैडो कर दिया है। ये इलेक्शन का ममता बनर्जी ने सेंट्रल नैरेटिव बना दिया है, जो कि एक तरीके से उनके लिए काफी अच्छा भी है, क्योंकि 15 साल में के काम के बारे में बात होती तो वो शायद उतना अच्छा ना होता। लेकिन अब क्योंकि वो एसआईआर के ऊपर पूरा इलेक्शन कर रही हैं तो उनके लिए हेल्पफुल भी है। ये टीएमसी के लिए, इससे क्या हुआ, ममता बनर्जी ने, क्योंकि 60 लाख लोगों के नाम हटे, 62 लाख अभी भी एडजुडिकेशन में, मतलब उनका कुछ पता नहीं है, अनसर्टेनिटी है कि वो वोट दे पाएंगे कि नहीं। तो ममता बनर्जी ने इसको लेके बीजेपी को क्रिटिसाइज किया और तेजी से एम्पलीफाई मतलब इंक्रीज, और कहा कि बीजेपी बंगाल के प्रति बहुत अनफ्रेंडली है और वोटर्स को नहीं लाइक करती है। हालांकि बीजेपी ने तो एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के साथ स्टार्ट किया था अपना इलेक्शन कैंपेन, जो कि 2024 का हुआ कोलकाता इंसिडेंट था, जहां पे एक डॉक्टर की मेडिकल कॉलेज में रेप हो गया था। लेकिन और इसको लेकर टीएमसी के खिलाफ काफी गुस्सा भी था लोगों में कि डॉक्टर तक को नहीं प्रोटेक्ट कर पाए मेडिकल कॉलेज में। पब्लिक सेंटिमेंट जो है टीएमसी से काफी शिफ्ट हुआ था। हालांकि बीजेपी की भी बंगाल में अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से स्ट्रगल करते हैं। मतलब वैसे तो बीजेपी पैन इंडिया पार्टी है, उनकी सरकार असम में भी है, कर्नाटक में भी रह चुकी है और हिमाचल प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सब जगह है। लेकिन बंगाल में क्योंकि वो बहुत नई पार्टी है रिलेटिवली, तो उनके पास कोई बहुत लेजेंडरी लीडर्स नहीं है। जैसे ममता बनर्जी इस समय बंगाल की सबसे स्ट्रांग लीडर है, क्योंकि 15 साल से वही गवर्नमेंट में है और काफी स्ट्रांग उनका ऑरा भी है। लेकिन बीजेपी के पास इतना स्ट्रांग चेहरा नहीं है। बीजेपी को एक मौका चाहिए एक स्ट्रांग आदमी को प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन अभी क्योंकि वो मौका ही नहीं है तो इतना स्ट्रांग लीडर ही नहीं है। बीजेपी के जो बड़े लीडर्स है, जो बाहर से आके बंगाल में कैंपेन करते हैं, उनको बंगाली नहीं आती है, तो वो बंगाली के साथ स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उन्हें आता नहीं है, वो इतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं लोगों को। साथ में कल्चरल शॉक भी है कि थोड़ा अलग कल्चर है बाहर से, तो इस वजह से वो थोड़ा कल्चर और लिंग्विस्टिक चीजों में स्ट्रगल है, उनकी रीजनल आइडेंटिटी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका जो वोटर एक्सपेंशन है वो एक लिमिटेशन भी दिखाता है कि जो बहुत हार्डकोर बंगाली लोग हैं वो फिर उनको शायद वोट ना करें, क्योंकि उनके पास कोई बड़ा बंगाली चेहरा नहीं है। वो जब अगर वो जीत जाते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आके बंगाल का चीफ मिनिस्टर बनेगा, कोई बंगाली ही बनेगा, पर वो बड़ा चेहरा अभी नहीं है जो ममता बनर्जी जितने बड़े चेहरे के सामने रखा जा सके। तो इन सारी कमियों के बाद जो बीजेपी का रिलायंस है, बीजेपी किसके भरोसे है, ट्रिम्ड वोटर लिस्ट के भरोसे। बीजेपी यही सोच रही है कि बांग्लादेशियों को वोटर लिस्ट से निकाल दिया तो हमें काफी मदद मिल जाएगी इलेक्शन में। साथ में इलेक्टोरल मनूवरेबिलिटी, मतलब उनकी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। मनूवरेबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। वो सोच रही है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी डेवलपमेंट को लेके, कि बंगाल में इंडस्ट्रीज जा रही हैं, बंगाल धीरे धीरे, पहले बहुत अच्छा था पर धीरे धीरे अब उसकी ग्रोथ गिर रही है, इन सब चीज को लेके। लेकिन एक इमोशनल अपील जो होती है, जो वहां के लोकली कर सकता है, वो चीज मिसिंग है। बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है, स्टेट यूनिट मतलब बीजेपी की जो बंगाल यूनिट है जिसमें बंगाली लोग ही हैं और कोई नहीं है, बाहर का लोग नहीं है, वो काफी डिवाइडेड लगती है। उसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी है लीडरशिप को लेकर और कैंपेन भी काफी वीक है। वैसे भी जिसकी सरकार जिस स्टेट में नहीं होती है उसका कैंपेन वीक ही होता है। सो ये सारे इशू तो परसिस्ट कर ही रहे हैं बीजेपी के साथ। और दूसरी तरफ अगर हम टीएमसी को देखें तो टीएमसी एक फैमिली पार्टी हो चुकी है एक तरीके से। बेसिकली ममता बनर्जी है और उनके नेफ्यू अभिषेक बनर्जी है, तो इन्हीं को लीड करना है। तो इनका जो लीडरशिप है काफी कंसोलिडेटेड है, काफी स्ट्रांग है, ये लोग एकदम कमांड में है, फर्म कंट्रोल है इनका, और एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी भी है, क्योंकि ये तो वहां के लोकल कोर पीपल ही हैं, इतने साल से इनकी सरकार भी है, तो इनका ऑर्गेनाइजेशन भी काफी स्ट्रांग है। तो एडिटर इन सारी चीजों को देख के यही कहते हैं कि हो सकता है बीजेपी की जो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री थी, मतलब ऊपर जाता जो ग्राफ था बंगाल में, वो अब एक सीलिंग हिट कर गया, यानी अब इससे ज्यादा वो और ऊपर ना जा पाए। एक्सपेंशन क्या है, धीरे धीरे बीजेपी का भी कम हो रहा है। इलेक्टोरल लिमिट्स जो उनकी है, खासतौर से लैंग्वेज और कल्चर की वजह से, वो काफी विजिबल है। अब ये सच है कि नहीं हमें ये नहीं पता, ये तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा, बट एडिटर ऐसा कह रहे हैं।
तो लास्ट में कंक्लूड करते हुए एडिटर यही कह रहे हैं कि अभी भी इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट नहीं किया जाता। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही बहुत स्ट्रांग पार्टी है और लॉन्ग कैंपेन, क्योंकि अभी भी 1 महीना इलेक्शन को, आज मार्च है, अभी भी पूरा अप्रैल में इलेक्शन है, तो लंबा कैंपेन है, काफी सारे सरप्राइजेस और टर्न्स आ सकते हैं। सो टीएमसी वर्सेस बीजेपी की ये बैटल है और दोनों के लिए ही ये बंगाल में सर्वाइवल की बैटल है। टीएमसी के लिए भी सरकार हट गई तो दोबारा आना हो सकता है मुश्किल हो, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रांग गवर्नमेंट रही है टीएमसी की, जो काफी स्ट्रिक्टली चीजों से डील करती है। और बीजेपी के लिए भी, क्योंकि अगर अब की बार भी बीजेपी नहीं जीत पाई तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन बंगाल में काफी वीक हो जाएगी। ये कुछ वोकैबुलरी है जो इस एडिटोरियल में यूज हुई है। शेपिंग अप मतलब डेवलपिंग या टेकिंग फॉर्म, मार्जिन मतलब साइडलाइन या लेस इंपॉर्टेंट, डिफ्लेक्ट मतलब रिड्यूस इंपैक्ट, फेसिंग ऑफ मतलब कंपीटिंग डायरेक्टली, रन अप मतलब पीरियड बिफोर इवेंट, मार्ड मतलब नेगेटिवली अफेक्टेड, एडजुडिकेशन मतलब जजमेंट अभी पेंडिंग है, एम्पलीफाई मतलब इंक्रीज या इंटेंसिफाई, मनोवरेबिलिटी मतलब एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस।